एक नए वीडियो को लेकर फिर से उपस्थित हो गए हैं दोस्तों। आज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में होने वाला है। और वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है, वीडियो जो है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये जब आप सीटेट प्रीवियस ईयर उल्टाइएगा तो यहाँ से 4-5 प्रश्न हर बार पूछता है। तो इस बार भी उम्मीद है कि 4-5 प्रश्न जो है आपका कवर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे राजपूत काल, जो नए वंशों की उत्पत्ति हुई, एक उत्तर भारत में और दूसरा दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, मालवा के परिवार, गुजरात के सोलंकी, तोमर वंश, कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष, इतने सारे टॉपिक्स को उत्तर भारत के तहत देखेंगे। और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जो राजपूत वंश थे, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, बादामी के चालुक्य, इसमें महत्वपूर्ण एक है चोल, जो सामंत, एक छोटे से सामंत थे चोल, और वो साम्राज्य फैला लिया अपना। तो इसका प्रमुख चोल शासक देखेंगे, चोल प्रशासन देखेंगे, चोलों का स्थापत्य एवं कला, और चोल जो स्थानीय प्रशासन उसके राज्य में कैसे हो रहा था। चोल मंदिर, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आता है, चोल मंदिर से और मंदिर संबंधी अन्य तत्व से। तो पाल वंश, सैन वंश और मंदिर निर्माण की शैली। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में जो सीटेट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है, इस चैप्टर से जितने प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, यानी 2021-22 तक, उन सभी प्रश्नों का भी हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक चीज़, आप 2 जगह पर देख रहे हैं, एक फेसबुक पेज पर और दूसरा यूट्यूब चैनल पर। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। गुर्जर प्रतिहार, ये गुर्जर प्रतिहार जो है, ये पहले शासक हैं जिनका उल्लेख जो है एहोल अभिलेख, एक पुलकेशिन द्वितीय थे, जो हम इतिहास के स्रोत में देखे थे कि एहोल अभिलेख जो है रवि कृति द्वारा लिखा गया था, और उसमें पुलकेशिन द्वितीय नामक राजा का जिक्र था। और उसमें यह भी जिक्र था कि उन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। यानी दक्षिण की ओर जो हर्षवर्धन का सपना था दक्षिण के राज्यों में हाथ बटाना, यानी उसको अधिकार करना, उसके सपने को इसी पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, सपने को। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो थे गुर्जर जाति के थे। सर्वप्रथम उल्लेख एहोल लेख पुलकेशिन द्वितीय ने मिलता है, जिसने कन्नौज पर शासन किया। ये क्या किए? कन्नौज पर शासन किए। कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, परंतु वास्तविक महत्वपूर्ण शासक थे नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने 730 से लेकर 756 ईस्वी तक शासन किया था। वत्सराज जो 780 से 805 ईस्वी के बीच शासन किए थे, इस वंश का प्रसिद्ध शासक था, राजा था। और कन्नौज संघर्ष इसी के समय हुआ था, जिसको उसी कन्नौज संघर्ष को कहते हैं हम लोग त्रिगुटीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इसी के समय शुरू हुआ था। इसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा मिहिर भोज, हम लोग नाम भी सुनते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेल, तो इसी वंश से संबंधित भोज राजा हुए कई। तो राजा मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी था, जिसके समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। किस राजा के समय? राजा मिहिर भोज के समय जो है अरब के एक यात्री थे सुलेमान, जो भारत आए थे। 1018 ईस्वी में महमूद गजनी ने इस वंश के शासक राज्यपाल को पराजित कर उसे अपने अधीन कर लिया था। तो ये हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, तो वहाँ देखेंगे कैसे जो है गजनी हो गया, गौरी हुआ, इन सभी का शासन होना शुरू हो गया था। दूसरा है उत्तर भारत का गढ़वाल वंश। इस वंश की स्थापना चंद्रदेव ने 1085 ईस्वी के लगभग कन्नौज में की थी। इसका मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय प्रांत माना जाता है। इस वंश के यानी गढ़वाल वंश के जो हैं प्रमुख राजा हुए चंद्रदेव पहले, उसके बाद गोविंद चंद्र और उसके बाद जयचंद। यही इतिहास में आप लोग सुनते हैं होंगे कि जयचंद को जो है एक मुखबरी के रूप में जाना जाता है, एक जो है विश्वासघाती के रूप में जाना जाता है। लेकिन आप इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा कि जयचंद का वो मजबूरी था, जयचंद के साथ ही विश्वासघात हुआ, जो उन्होंने ये एक जयचंद की भूमिका निभाने के लिए मजबूर हो गए थे। तो यही जयचंद थे। जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था।
इसके समकालीन दिल्ली तथा अजमेर का, जिस समय जयचंद जो थे कन्नौज पर शासन कर रहे थे, उसी समय दिल्ली पर चौहानों का शासन था। और उसमें एक प्रसिद्ध राजा थे कौन, नरेश पृथ्वीराज तृतीय, जिसने जयचंद की पुत्री संयोगिता को भगाकर विवाह किया था। अब इसी जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उस संयोगिता को पृथ्वीराज तृतीय ने भगाकर ब्याह कर लिया। तो अब किसी की बेटी को भगाकर ब्याह कर ले तो क्या किया जा सकता है, तो सोचिए उसके मन में क्या बीतता होगा जयचंद को। और इस वजह से जयचंद कुछ जो है स्वार्थ में पढ़कर या फिर अपना प्रतिशोध में पढ़कर जो है पृथ्वीराज तृतीय से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद मोहम्मद गौरी द्वारा मारा गया। यही जयचंद 1194 में जो है चंदावर का युद्ध होता है, जहां मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है, और 1194 ईस्वी में उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो किस युद्ध में, चंदावर के युद्ध में। किसके बीच में हुआ, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो हम लोग इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। अगला है चौहान वंश। चौहान वंश 7वीं शताब्दी में वसुदेव द्वारा स्थापित शाकुंभरी अजमेर के निकट के चौहान राजा इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए ये शाकुंभरी अजमेर के निकट में थे, यहाँ से एक वंश की उत्पत्ति होती है, चौहान वंश, जो बहुत फेमस होता है। इस वंश के यशस्वी राजा अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। यही राजा अजय राज थे जो कि अजमेर नगर को बसाया और अपनी राजधानी बनाया चौहान वंश के। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था। वही पृथ्वीराज चौहान है जिसने जयचंद की बेटी संयोगिता को भगाकर विवाह कर लिया था। तो ये अजमेर क्षेत्र में होते होते क्या हुआ कि ये दिल्ली के क्षेत्र में भी अपना शासन फैला लिया था, जो 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी था। देखिए 3 युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज तृतीय जिसको कहते हैं। तीनों युद्ध कहलाया तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध में क्या होता है 1191 ईस्वी में, ये आपको मैचिंग वगैरह भी पूछता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। किनके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, इसमें हार जाता है और वो जान बचाकर भागता है, मोहम्मद गौरी की पराजित होती है। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या होता है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ, फिर इसमें हार गया। अब पृथ्वीराज जब हार जाता है तो पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी ले जाता है और कुछ दिन के बाद उसकी क्या कर देती है, हत्या कर देती है। इसकी कई कहानियां हैं। नहीं, कहा जाता है कि इसके जो राजकवि थे पृथ्वीराज चौहान के, यानी पृथ्वीराज तृतीय के चंद्रवरदाई, तो उसी चंद्रवरदाई ने में लिखा गया है 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, तब तक क्या होता है कि ये गौरी भी मर जाता है, उसका जो गुलाम होता है, यहीं से गुलाम वंश भारत में शुरू हो जाता है। तो गुलाम वंश को भी हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत में इसके बाद के टॉपिक में। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों का दमन करते हुए दिल्ली पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि थे चंद्रवरदाई, और उसने एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो, उसी में पृथ्वीराज तृतीय का कहानी जिक्र है, कहानी के बारे में है, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में है। आगे है चंदेल वंश। ये चंदेल वंश जो है ये भी थोड़ा बहुत प्रसिद्ध शासक हुए। इन्होंने कई मंदिरों का सहारा लिया अपने शासन प्रशासन में, और ये मंदिर वाला टॉपिक से बहुत पूछता है। इस वंश का संस्थापक नन्नुक था, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में उदय हुआ। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे, जो गुर्जर प्रतिहार थे उसी का ये सामंत थे। कौन? चंदेल। उस समय क्या होता था, जब सामंत बनाया जाता था ना, तो सामंत लोग क्या करते थे, अपनी शक्ति को बढ़ाते थे। वो राजकोष में कर में वृद्धि करते थे और राजा से झूठ बोलकर या छुपाकर उसको देते ही नहीं थे, अपनी शक्ति बढ़ाते थे। बढ़ाते बढ़ाते क्या करते थे, वो स्वतंत्र हो जाते थे कि हम आप मेरा राजा है ही नहीं। तो वही चीज़ चंदेल की है कि ये प्रतिहारों के सामंत थे तथा इसकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का यशस्वी राजा यशोवर्मन था, जिसने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। तो यानी जो चंदेल वंश के प्रतापी राजा थे, यशस्वी राजा थे यशोवर्मन, इसी ने क्या किया, खजुराहो में विष्णुपद मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण किया। आप देख रही हैं खजुराहो का मंदिर बहुत एक अच्छा अलग डिजाइनिस्ट में, नए स्टाइल में, नए शैली में
और यहाँ पर कहा जाता है कि खजुराहो का मंदिर का जब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा अलग अलग एंगल से फोटो, तो पूरे मंदिर में कामसूत्र का जो है एक कला है, कामसूत्र का कला प्रदर्शित किया गया है। यशोवर्मन का पुत्र धंग ने खजुराहो के भव्य मंदिरों यानी कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर आदि का निर्माण करवाया। ये कंदरिया मंदिर है। तो उस समय के मंदिरों का डिज़ाइन एक अलग इसलिए बनाते थे कि वहाँ से धीरे धीरे मंदिर नगर का निर्माण हो जाता था। जैसे भव्य मंदिर बनाया जाता था तो जो आसपास के लोग होते थे वहाँ आते थे, तीर्थयात्री आते थे, पूजा पुरोहित करने आते थे, फिर जो है कुछ फल फूल बेचने वाले आते थे। धीरे धीरे क्या हो जाता था, वहाँ आसपास लोग बस जाते थे, बसते बसते धीरे धीरे नगर बस जाता था। तो ये इस तरह से मंदिर नगर का निर्माण इन सभी शासकों के रीजन में हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया, तो चंदेल वंश के शासकों ने। तो खजुराहो का मंदिर जो है किस शासक ने बनाया, तो यशोवर्मन ने बनाया। कंदरिया महादेव की मंदिर किसने बनवाया था, तो धंग ने, यानी ये भी था चंदेल वंश, उसके पुत्र ही थे। विश्वनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर आदि का निर्माण धंग ने करवाया। अब ये कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, जितना बार भी लिखा जाए कम है। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का मतलब है क्या, तीन राजाओं के बीच संघर्ष चल रहा था और तीनों राजा आपस में स्वतंत्र थे। ये नहीं कि दो राजा एक तरफ मिल गया तीसरे को हरा दिया, ये नहीं, तीनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कारण क्या था कि हर्षवर्धन, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन को हरा देता है पुलकेशिन द्वितीय ने। और जैसे हराता है, हर्षवर्धन की इच्छा होती है क्या, हमको दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय हासिल करना है। तो जब भी ये बढ़े तो वहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने इन शासकों को यानी हर्षवर्धन को हरा दिया। हराने के बाद क्या होता है कि हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण केंद्र बन गया। अब लोगों को लग रहा है कि आसपास के शासकों को लग रहा था क्या कि कन्नौज पर हम अपना अधिकार कर लें। इसलिए ऐसा लगता था कि कन्नौज की जो भूमि थी वो गंगा घाटी की तरह था, यानी गंगा यमुना मैदान का इलाका था, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता था। तो इस वजह से ये संघर्ष कर रहे थे। उस समय उत्तरी भारत का शासक बनने के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियाँ, ये याद रखिएगा, कौन बड़ी शक्तियाँ, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। तीन शासकों के बीच, तीन वंशों के बीच में, एक पाल, गुर्जर प्रतिहार और तीसरा राष्ट्रकूट। और ये राष्ट्रकूट जो थे ये दक्षिण भारत के और पाल और गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत के थे। तो ये तीनों में आपस में संघर्ष चलते रहता था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक, ये राष्ट्रकूट के तरफ से जो है इस युद्ध को शुरू करने वाला ध्रुव था, जिनने पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और प्रतिहार नरेश वत्सराज इसका एक राजा था, जो शुरू में ही बताया कि ये वत्सराज, और पाल नरेश जो था ये धर्मपाल। ये तीन राजाओं ने ये शुरू किया था त्रिकोणात्मक संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिभीमीय संघर्ष। तो अलग अलग नाम से इसको जान सकते हैं, मीनिंग एक ही है। तो ये तीनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई होता है और इस तरह से क्या होता है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। कौन, ये वत्सराज ने, इसने क्या किया, पाल वंश। राष्ट्रकूट वंश, ये राष्ट्रकूट वंश पश्चिमी दक्कन में, राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, लेकिन 8वीं सदी के मध्य में यानी 750 के आसपास, 750 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट का प्रधान था दंतीदुर्ग ने खुद को स्वतंत्र कर लिया तथा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। आपको पहले भी बताया कि इस समय क्या थे कि सामंती व्यवस्था पर चरम पर था। हर्षवर्धन के काल में सामंती व्यवस्था चरम पर हो गया था। सामंती व्यवस्था में क्या होता था कि जो लोग होते थे, जो जमींदार लोग होते थे, उनको कुछ भूभाग दिया जाता था, वो अपना देख रेख करे, कर वसूले और अपना वो हाथी, घोड़ा, रथ, सैनिक, हथियार ये सब रखे। जब युद्ध का ज़रूरत होता था राजा को, तो वो क्या करते थे, राजा को मदद करते थे, राजा उनसे मदद मांगते थे। लेकिन जब उसके पास खुद का सेना है, खुद का हाथी है, घोड़ा है, रथ है, हथियार है, तो वो राजा को क्यों मदद करेगा, अपना उसको क्षेत्र भी मिल जाता था। तो धीरे धीरे यही लोग क्या होते थे, स्वतंत्र शासक के रूप में उभर जाता था। तो इसी तरह था क्या, ये चालुक्य राजाओं के अधीन था
पश्चिमी दक्कन में दंती दुर्ग। और उस दंती दुर्ग एक सामंत थे चालुक्यों का, वो स्वतंत्र हो गए, बोले हम आपको अब राजा नहीं मानते, हम खुद राजा हैं। तो यहाँ से चालुक्यों ने अपना, राष्ट्रकूटों ने अपना जो है शासकीय शुरू किया। दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर हिरण्यगर्भ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरण्यगर्भ क्या होता था कि उस समय पुरोहितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा एक प्रक्रिया करवाया जाता था, एक प्रोसेस करवाया जाता था कि जिसमें अब कोई क्षत्रिय है, उस समय जो शासकों में भाग लेने वाले, सैनिकों में भाग लेने वाले लोग होते थे अक्सर क्षत्रिय होते थे और उसी की मान्यता होती थी। तो दंती दुर्ग जब ये लोग शक्तिशाली अदर कास्ट के लोग हो जाते थे, क्या करते थे कि हिरण्यगर्भ, ये ब्राह्मण लोग क्या करते थे, हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाते थे और जो क्षत्रिय नहीं होते थे, अब राजा बनने के बाद वो क्षत्रिय कहलाते थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, समझिएगा। दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। अब ये हिरण्यगर्भ, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, सोने का गर्भ, और ये हिरण्यगर्भ अनुष्ठान के द्वारा याजक क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रित्व प्रदान कर लेता था। यानी जन्मजात, जन्म से जो क्षत्रिय नहीं होता था, अब वो राजा हो गया तो अब वो क्षत्रिय हो जाता था। कौन सा? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने के बाद। इस वंश के प्रसिद्ध शासक कृष्णा प्रथम थे, जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर, कैलाश मंदिर या एलोरा के गुफाओं का निर्माण किस वंशों ने किया, किस वंश ने किया? तो राष्ट्रकूट, हमेशा उसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट। इसी राष्ट्रकूट के एक प्रसिद्ध थे कृष्ण प्रथम। ये कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु, जिसने 574 से लेकर 600 ईस्वी को माना गया। अब जितने भी राजा देखे होंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, किसी का आप 600 के बाद देख रहे हैं, किसी का 500 के बाद देख रहे हैं, किसी का 800 के बाद देख रहे हैं, किसी का 1000 के लगभग देख रहे हैं। तो ये चैप्टर क्या है कि ये छोटे छोटे, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो अलग अलग क्षेत्र इसी तरह स्वतंत्र अलग अलग समय में होते रहा। तो इस तरह से नए नए राज्यों का वंश, वहाँ पर नए नए वंशों का राज्य उदय हुआ अलग अलग सेशन में, अलग अलग सीजन में। तो इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। यानी जो पल्लव वंश थे, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ? कांचीपुरम। सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र वर्मन 600 से 630 के बीच शासन काल में संस्कृत के महाकवि, एक कवि रहते थे भारवी, और इस भारवी ने एक उपन्यास लिखा था, ग्रंथ लिखा था, किराता अर्जुनियम की रचना की। नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी ने पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा पर विजय प्राप्त करने के उपरांत में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। देखिए कि जो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन जैसे शासकों को रोक देता है, हरा देता है, उसी राजा को, वो राजा को सामंत लोग इतना कमज़ोर कर देता था कि वो खुद जो है उसके सामंत राजा बन जाते हैं और उसको हरा देते हैं। तो उसी में जो है नरसिंह वर्मन ने क्या किया, उसी पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है और उसके याद में जो है एक विजय स्तंभ का निर्माण कराता है और उसने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की तथा महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकाश्म रथ, अब देखिए एकाश्म रथ मंदिर, ये एक ही पत्थर का मंदिर है और रथ के डिजाइन में, रथ को खींचता हुआ हाथी है और ये एक ही, इसको 7 पैगोडा का भी मंदिर कहा जाता है। अब देखिए ये एकाश्म का मतलब एक ही पत्थर से, एक ही चट्टान से, एक ही चट्टान को सोचिए कितना तराश कर, कितना डिजाइन करके रथ बनाया, रथ के अंदर जो है मंदिर है नहीं, तो ये फिर हाथी बनाया, डिजाइन किया, नक्काशी किया, इसमें कुछ खुदाई हुआ, उत्कीर्ण करते हुए कुछ लिखा है अलग अलग जगहों पर, मतलब पूरे मंदिर में। ये आधा ही है, इसके बाद वाला हिस्सा पीछे भी है। तो यानी प्रसिद्ध एकाश्म रथों यानी 7 पैगोडा का निर्माण कराया। तो इस एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने कराया? पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने। अब देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण शासक, बहुत महत्वपूर्ण वंश, चोल वंश। चोल कैसे चरम पर, चोल जो है कितना जो है विकसित राज्य है। जब आप इसको देखिएगा ना तो समझ आएगा कि अरे भाई उस समय का जो तकनीकी है, साहित्य जो है, धर्म जो है, उस समय का जो मूर्ति कला है, उस समय जो मंदिर कला है, ये सब कितना एक अजूबा था। चोल पहले पल्लवों के सामंत थे,
जो पल्लव देखे हम लोग, उसी पल्लव का चोल अब सामंत था, उसने उरेऊर से तंजावुर तक अपनी सफलता का सफ़र का इतिहास बना। देखिए उरेऊर एक छोटा सा गांव था, जगह था, उसी गांव से तंजावुर तक बहुत बड़ी सफलता जीत हासिल करते करते किया। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। ये विजयालय क्या थे? विजयालय थे जो उरेऊर के छोटे से मुखिया परिवार से संबंधित थे। एक छोटा सा उरेऊर गांव था, वहीं का मुखिया था, लेकिन 9वीं शताब्दी में विजयालय ने कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया, जहां मुटियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। यानी कावेरी डेल्टा पर मुटियार का एक मुखिया परिवार का सत्ता काबिज था। उसी मुखिया परिवार को दूसरे मुखिया परिवार जो चोल वंश के थे, उरेऊर के जगह पर थे मुखिया विजयालय, उस विजयालय ने उसको हरा दिया। विजयालय ने मुटियारों को हराकर वहां पर तंजावुर शहर बसाया और अपनी राजधानी बनाया। और धीरे धीरे क्या किया, ये विजयालय ने उसको हराने के बाद उसी जगह पर, कहाँ पर, मुटियारों को जहाँ पर हराया कावेरी डेल्टा को, वहाँ पर एक तंजावुर शहर बसाया और तंजावुर में एक मंदिर बनाया, निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर कहाँ है? तंजावुर में, ये याद रखिएगा। अब जो प्रमुख चोल शासक हुए, पहला हुआ राजराज प्रथम। अब जो ये चोल शासक थे, चोल शासक अपना नाम बदल रहे थे। नाम और देवता का नाम दोनों का मिला जुला रहे, इसलिए रहते थे कि जिस तरह देवता के प्रति जनता का श्रद्धा होता है, जिस तरह देवता के प्रति जनता श्रद्धा करते हैं, उसी तरह राजा का भी नाम देवता से जुड़ा हुआ होने पर राजा का श्रद्धा करेगा, पूजा करेगा, जय जयकार करेगा। तो 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक राजराज प्रथम ने शासन किया था और ये सबसे शक्तिशाली व वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना विजय परचम लहराया। कौन? राजराज प्रथम ने पूरे दक्षिण भारत को अपने राज्य में मिला लिया और इसने उत्तरी श्रीलंका को जीतकर इसका नाम मुबाडी चोल मंडलम रखा। ये जो श्रीलंका वाला भाग है, श्रीलंका का उत्तरी जो तमिलनाडु से सटा हुआ एरिया है, उत्तरी श्रीलंका है, उसको भी वो जीत लिया और जीतने के बाद क्या रखा, उस श्रीलंका का नाम मुमाडी चोल मंडलम तथा मुमाडी चोल की उपाधि धारण की। ये राजा क्वेश्चन पूछता है कि मुमाडी चोल की उपाधि किसने धारण की? तो राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने मुमाडी चोल की उपाधि क्यों धारण की? श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका को जीतने के उपलक्ष्य में। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। देखिए ये तंजावुर में जो है राजराज प्रथम ने ये बृहदेश्वर और भयंकर विशाल मंदिर बनाया, जिसका शिखर देख रहे हैं एकदम टावर की तरह, एफिल टावर की तरह दिख रहा है, उतना ऊंचा बनाया और उस मंदिर का नाम क्या रखा? राजराजेश्वर। देखिए राजा का नाम और मंदिर का नाम, देवता का नाम मिलता जुलता, इसलिए कि जनता मंदिर के देवता को श्रद्धा के रूप में देखे और मुझे भी श्रद्धा के रूप में प्रसिद्धि मिले। अब उसके बाद जो उसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम, राज के बाद राजेंद्र प्रथम जिसने शासन किया 1014 से लेकर 1044 ईस्वी को, इसको कई नाम से, राजेंद्र प्रथम को कई नाम से जाना जाता है। पंडित चोल, उत्तम चोल, मुंडी चोल तथा दक्षिण भारत का नेपोलियन। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम। किसको? राजेंद्र प्रथम को। उत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी पर कब्जा कर गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। अब ये उत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी के पास गंगा वाला इलाके को ये जीत लेता है और ये उपाधि धारण करता है गंगई कोंड। यानी गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। और मुमाडी चोल की उपाधि किसने धारण की थी? राजराज प्रथम ने। तो उपाधि धारण की और वहाँ चौलपुरम एक शहर बसाया जिसको बाद में नाम कहा गया गंगई कोंड चोलपुरम नामक शहर बसाया। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के काल में ही हुआ था। तो इस तरह से देखें क्या हम लोग जो चोल शासक थे ये छोटे से जगह, कहाँ से? उरेऊर से लेकर तंजावुर के शहर से लेकर पूरे भारत में एक तरह से साम्राज्य फैला।
अब चोल काल की कुछ जो है अलग नाम, इसको याद रखिएगा, ये मैचिंग भी पूछता है सीटेट में आपका, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, जहां आपका कमजोरी है सीटेट वहीं पूछता है। तो आपका कमजोरी वाला इलाका यही सब है, ये सब नाम हो और पटांग लग रहा क्या याद रखेंगे, नहीं। गंगई कोट चोलपुरम किसने उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। मुमाडी चोल किसको कहा जाता है? तो राजराज प्रथम ने। राजराजेश्वर की मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने, नहीं तो जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो ये सब आपको आपका वीक पॉइंट है, ये सीटेट समझता है, सीटेट आपका समझता है कि ये सब वीक पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। अब देखिए चोल काल में जो कर लगाया जाता था, कई कर, बहुत सारे कर लगाए जाते थे। सोचिए कि छोटा छोटा, आप ताड़ गाछ पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी लगा के चढ़िएगा, कर लगेगा। खजूर गाछ पे चढ़िएगा, बिना सीढ़ी का नहीं चढ़ पा रहे हैं, सीढ़ी कर लगेगा। तो ऐसा ऐसा कर था। अब आपको घर बनाना है, ये घर का छपरा आप बाहर निकालिएगा, इस पर कर देना होगा। तो यहाँ पर कर का एक नया नया वैरायटी था, सेठी। सेठी नगद की वजह जबरन श्रम के रूप में लिए जाने वाला कर। अब कोई काम है, राजा बुलाया, चलो काम करना है, यही टैक्स हो गया। तो सेठी जो होता था ये जबरन कर था। कदमाई भू राजस्व से संबंधित कर, भू राजस्व यानी जगह जमीन है, उपजाऊ का जो भाग है वो दे रहे हैं, तो वो कदमाई कहलाता था। मकान पर छाजन डालने पर, आप मकान का छाजन डाल रहे हैं, उस पर कर। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी पर कर, आप सीढ़ी लगा के चढ़िएगा, कर लगेगा। पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकारी, बाप को 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 बीघा जमीन है, अब आप वारिस बनिएगा, पहले वहाँ टैक्स दो। अभी ऐसे थोड़े होता, किसी का संपत्ति है, माता पिता बूढ़े हो गए, एक्सपायर कर गए, तो स्वतः उनके संतान की संपत्ति हो जाती। लेकिन उस समय क्या कि संपत्ति तब तक नहीं है जब तक कि आप टैक्स देकर राजा से वैध नहीं हो गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग स्थापत्य एवं कला। जो चोल काल का आप जो देख रहे हैं, ये एक स्पेशल नमूना, कितना आकर्षक और सौंदर्य प्रतिमाएं उस समय बनाई जाती थी, कितनी आकर्षक मूर्तियां बनाई जाती थी। कौन कौन सी मूर्तियां थी बनाने की विधि? कांस्य मूर्ति कला। चोल काल प्रतिमाएं सर्वाधिक सुंदर कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। और जब ये चोल काल में जो कांस्य की मूर्ति बनती थी, ये विश्व प्रसिद्ध थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी और ये आकर्षक भी थी। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति इन्हीं की देन है। ये जो नटराज की मूर्ति देख रहे हैं, ये इसी चोलकालीन देन है। भव्य मंदिर, इस समय जो है जितने भी राजा हुए, लोगों ने भव्य जितने भी मंदिर, उसके बाद वाला राजा जब बनाते थे मंदिर, तो पिछले वाले राजा से सोचते थे कि भव्य मंदिर हो, तो भव्य मंदिर का निर्माण करते थे। चोल मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ। अब दक्षिण भारत जो द्रविड़ शैली है, 3 शैली है मंदिर बनाने की, तो हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक में देखेंगे, इसी में। तो पहले इसको देख लेते हैं। जिसकी मुख्य विशेषता थी वर्गाकार या ऊंचे विमान। अब जो भी बनाया जाता था वर्गाकार, अब जो आपका बेस होता था वर्गाकार होता था, चौखुट होता था और सीधा चलता था एकदम ऊपर तक, तो ये वर्गाकार विमान था। मंडप जहाँ पर उसी मंदिर के अंदर एक कक्ष होता था, एक रूम होता था, जहाँ पर कि बैठने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए जगह होती थी, जिसको कहा जाता था मंडप। तो ये लोग मंडप कैसे बनाते थे कि मोटा मोटा पिलर और खंभा, पिलर पर जो है ढलाई कर देता था और फिर जो है जो बैठने की जगह हो गया वो जगह कहलाता था मंडप। देखिए हम जो बोल रहे हैं इसको याद रखिएगा, मैचिंग आता है। क्वेश्चन आपको जब हम करवाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आप बोल रहे थे, वही चीज़ है। मंडप, गोपुरम, अब जो मंदिर होता था, बड़ा बड़ा प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। बड़ा बड़ा जो तोरण द्वार होता था उसको चोल काल में गोपुरम कहा जाता था। ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग चोल काल में ही आरंभ हुआ। अब इसके पहले ईंट हो गया, मिट्टी हो गया, इस सब से मंदिर वगैरह या फिर घर वगैरह बनाए जाते थे। अब जो चोल काल में था, पत्थर का निर्माण कराया जाने लगा, आरंभ हुआ, जो मामल्लपुरम तथा कांचीपुरम के मंदिरों में देखा जा सकता है। राजराज प्रथम, याद होगा अभी राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के बारे में हम लोग जिक्र किए थे। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक आकर्षक मंदिर है। चोल मूर्ति की खासियत लुप्त मोम तकनीक थी। अब इस काल में जो मूर्ति बनाई जाती थी, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है, लुप्त मोम तकनीक। ये मूर्ति बनाना है, बहुत सुंदर, आकर्षक, कितना अट्रैक्टिव, जब ये पुराना है तो दिख रहा है,
तो सोचिए उस समय नया में कांसे की कैसी होती होगी। लुप्त मोम विधि से क्या होता था कि जो मूर्ति बनाना है उसको मोम का पहले बना दिया जाता था, एकदम मोम का गुड़िया बोलते हैं ना हम लोग, मोम का मूर्ति बना दिया। अब उस मोम को क्या करता था, चीनी मिट्टी का लेप लगा देता था मोम के चारों तरफ, बढ़िया से एकदम चीनी मिट्टी का लेप लगाता था और उसमें कहीं एक छेद छोड़ देता था, एक छेद छोड़ दिया। अब सूखने के बाद क्या करता था कि उसको ना गर्म कर देता था। गर्म कर दिया तो मोम पिघलेगा, ध्यान से सुनिएगा, मोम पिघलेगा और छेद जो छोड़े हैं उस छेद से मोम निकलेगा, निकल गया, खाली हो गया, अंदर क्या हो गया, खाली हो गया। अब कांसा को बरका लिया, पिघला कर उसका लिक्विड उसी छेद से डाल दिया तो भर गया, जो फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भर गया। चीनी मिट्टी ऊपर में परत क्या बच गया, चीनी मिट्टी का, अंदर का मोम निकल गया। अब डाल दिए हम क्या, कांसा का लिक्विड डाल दिए। तो कांसा ठंडाने के बाद जो है वो लिक्विड ठंडाने के बाद कांसा ठोस हो गया। तो जो ऊपर का चीनी का मिट्टी है उसको ठोक के तोड़ के एकदम सावधानी पूर्वक हटा दिया गया। तो चीनी मिट्टी टूट के अलग हो गया, बच गया क्या, कांसे की मूर्ति। ये तकनीक कहलाती थी लुप्त मोम तकनीक। लुप्त मतलब खत्म, मोम और फिर टेक्नोलॉजी। भूमि के विभिन्न कोटियाँ। अब चोल काल में जो भूमि होती थी वो कई प्रकार के होते थे। बेलन बगाई, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, जो ब्राह्मण नहीं थे लेकिन किसान हैं, उस जमीन को कहा जाता था बेलन बगाई। ब्रह्मदेव, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मण को दे दिया उपहार में। आप पूजा पाठ कराए, आप राजा के बारे में अच्छा कुछ प्रवचन किए, जो भी है, तो उसमें जो उपहार में दिया जाता था ब्राह्मणों को भूमि, वो कहलाता था ब्रह्मदेव भूमि। शाला भूमि, देखिए ये पाठशाला, यहाँ शाला है तो पाठशाला, ये किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जब भूमि दी जाती थी तो वो भूमि का टाइप होता था शाला भूमि। एक देवदान और तिरुन मटुकनी, ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। अब मंदिर है, शाला भोग है, ठीक है, मंदिर है तो शाला भोग है, ये किसी विद्यालय की रख रखाव के लिए भूमि, कि भाई आपको हम दे दिए, अब इस विद्यालय का देख रेख करना है और उसी से उपजा वगैरह टैक्स वगैरह वसूलना है। लेकिन देवदान या तिरुमटुकनी क्या होता था, मंदिरों को दी गई कि भाई ये भूमि ही मंदिर का है, आप इसमें मंडप बनाइए, मंदिर बनाइए, या फिर आप सभागार बनाइए मंदिर के नाम से, तो ये भूमि कहलाती थी देवदान या तिरुमटुकनी। पल्ली चंदम जो ये जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। तो उस समय जो चोल काल के राजा थे जैन धर्म को भूमि देते थे, तो वो पल्ली चंदनम, यदि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए तो शाला भाग, किसी विद्यालय को दिया गया भूमि कहलाता था देवदान या तिरुमटुकनी। और जो गैर ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नहीं थे लेकिन किसान है, उसकी अपनी भूमि है, तो वो भूमि कहलाती थी बेलन बगाई। चोल काल में किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। चोल काल में जो किसान की बस्ती होती थी वो उर कहलाती थी। उर के समूह को नाडू कहलाता था। उर के समूह को नाडू, यानी कई गांव, ये गांव क्या हो गया, गांव हो गया उर, और ये गांव, कई गांव मिलकर नाडू बन गया, तो उसी से हो गया क्या, तमिलनाडु। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने का प्रशासकीय कार्य करते थे। यानी गांव का जो परिषद होता था और नाडू का जो न्याय करने वाला होता था वो क्या करते थे, कर भी वसूलते थे। नाडू के कामकाज में बेलल्ला जाति के किसानों को केंद्रीय सरकार में अच्छी भूमिका थी। बेलल्ला जाति थी जो कि केंद्रीय सरकार में उसको अच्छा सम्मान मिलता था। कई भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, देखिए ये मुवेंद वेलन, अब कोई बेलन बगाई है, यानी कोई किसान है, राजा का बढ़िया ख्याल रख रहा है, राजा का रख रखाव कर रहा है अच्छे से, तो उसको एक उपाधि देते थे, कौन, मुवेंद वेलन। और एक शब्द आपको पिछले वीडियो में बताए थे, मुवेंदार, जो 3 राजाओं का मुखिया होता था उसको कहा जाता था मुवेंदार। और 3 राजाओं में आते थे चोल, चेर, पांड्य। फिर बोल रहे हैं आपको एक बार हम इस वीडियो में, इसलिए ये पूछता है कि मुवेंदार कौन होते थे, चोल, चेर और पांड्य, या चोल, चेर या पांड्य राजाओं के मुखिया क्या कहलाते थे, मुवेंदार। तो उसी शब्द से बना कौन, मुवेंद वेलन। यानी मुवेंद वेलन कौन थे, जो भूस्वामी थे, राजा उसको सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन उपाधि देते थे, जिसका अर्थ है 3 राजाओं को अपनी सेवा देने वाला बेलन या किसान। बेलन मतलब
किसान, तथा अरैयार, ये उपाधि था मुवेंद्रवेलन, और दूसरा अरैयार, अरैयार का मतलब है प्रधान, जैसी उपाधियां देते थे। मूवेंदार 3 स्वामी राजाओं चोल, चेर और पांड्य को कहा गया। चोलों के सभा संबंधी नियम का उत्तर मेरू अभिलेख, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक है। जितने भी टॉपिक आपको बता रहे हैं ना, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता वो भी बताएंगे कि एक अभिलेख मिलता है चोल सभा का, उत्तर मेरूर अभिलेख। अभी हाल फिलहाल में जो है चिंगलपुट जिले में तमिलनाडु में ये जगह है, उत्तर मेरूर अभिलेख वहीं से मिलता है। उसमें क्या है कि सभा का सदस्य बनने के लिए कुछ नियम है कि आप ये चीज़ है तो सभा के सदस्य बन सकते हैं। तो उनमें से क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर मेरूर अभिलेख प्राप्त अभिलेख से सभा के सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता है या नहीं होनी चाहिए, इस तरह का सवाल रहता है। सभा की सदस्यता संबंधी इच्छुक व्यक्ति को ऐसी भूमि का मालिक होना चाहिए जिससे भू राजस्व प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें पहला क्या है कि सभा का सदस्य संबंधी इच्छुक व्यक्ति को क्या है कि सबसे पहले ऐसी भूमि का मालिक होना चाहिए जिससे भू राजस्व प्राप्त होता है। आपके पास जमीन है, टैक्स आप दे रहे हैं तो आप उसका सदस्य बन सकते हैं। उसके पास खुद का घर होना चाहिए, उसके पास खुद का घर है तो सदस्य बन सकते हैं। उसकी उम्र, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ दिया था 25 से 70 तक, तो गलत पूछ रहा था इसलिए, तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उस व्यक्ति को प्रशासन संबंधी उचित जानकारी होनी चाहिए। वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। जो व्यक्ति पिछले 3 साल से किसी समिति का सदस्य रहा हो वह दोबारा अन्य समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। ऐसे व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है जिसने अपने संबंधी का खाता जमा नहीं कराया। कोई बाकी बकाया है, आप जमा नहीं करवाया है, आपकी बीवी है, आप सदस्य लड़ना चाहते हैं, आपकी बीवी खाता बही जमा नहीं की है, आपके चाचा नहीं किए हैं, पापा नहीं किए, तो भी आप उसका सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो ये कुछ नियम थे सभा के सदस्य, तो इसको एक टुक में आप लिख लीजिएगा कि सभा के सदस्य उत्तर मेरूर अभिलेख के आधार पर कौन कौन बन सकते हैं और कौन कौन नहीं बन सकते हैं। चोल काल में मंदिर नगरों का विकास हुआ, जैसे कि पहले भी बताए कि जो चोल काल में मंदिर बन रहे थे तो वहाँ मंदिर के आसपास पुजारी हो गए, पुरोहित हो गए, या फिर जो रोजी रोजगार करने वाले लोग, फूल बेचने वाले, फल बेचने वाले, होटल खोलने वाले, ये लोग धीरे धीरे आसपास बसने लगे। बसते बसते धीरे धीरे क्या हो गया, मंदिर नगर का निर्माण होने से। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़, एक चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम, और दक्षिण भारत के व्यापारियों के संघ को मणिग्रामम और नानदेशी, ये याद रखिएगा। यानी चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, दक्षिण भारत में मणिग्रामम, यानी दक्षिण भारत में मणिग्राम, यानी पूरे दक्षिण भारत के लिए शब्द था मणिग्रामम और नानदेशी। ये प्रसिद्ध संघ थे। चट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल तथा गुजराती बनियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा जैसे समुदाय भी आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। तो ये चट्टियार हो गया, मारवाड़ी ओसवाल हो गया, गुजराती बनिया में हिंदू बनिया हो गया, मुस्लिम बोहरा हो गया, ये सब भी व्यापारी का समूह धीरे धीरे बन गया। लेकिन चोल काल में व्यापारियों का संघ नगरम, दक्षिण भारत में मणिग्रामम और नानदेशी। देखिए हमारे जो इस महाद्वीप में, उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी, ये मुख्य रूप से उस समय 3 शैली थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली ये उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश के बीच में, हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश के बीच में, विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के बीच में बेसर शैली, और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो है द्रविड़ शैली का विकास हुआ। ये शैली है क्या, ये शैली कैसे मंदिर बनता है, तीनों का मंदिर। यदि आप भ्रमण किए होंगे, तीर्थ यात्रा किए होंगे, तो उत्तर भारत के मंदिरों का डिज़ाइन, बीच वाले मंदिरों का यानी इस क्षेत्र वाले के मंदिरों का निर्माण का डिज़ाइन, और जो दक्षिण भारत के मंदिरों का स्टाइल है वो देखिएगा तो आपको साफ फर्क पता चलेगा, अंतर पता चलेगा। तो उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के बीच नागर शैली, मंदिर चतुष्कोणीय होते थे, शिखर में खड़ी रेखा की प्रधानता होती थी। जो मंदिर होते थे, आप लोग देखिएगा कि मंदिर का जो गुंबद होता है इस तरह गोल है,
लेकिन उसका क्या होता था, चतुष्कोणीय, इस तरह का होता था, यहाँ से कोना बन जाता था। जो चतुष्कोणीय होता था, जो कि आधार से ही होता था, खड़ी रेखा की प्रधानता होती थी। मंदिर की वेदी को गर्भगृह कहा जाता था। मंदिर की वेदी यानी जहाँ पर मुख्य देवता को रखा जाता है उसको कहा जाता था गर्भगृह। और खंभों की सहायता से बनाया गया सभा कक्ष मंडप कहलाता था। खंभा चारों बगल, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ एक खंभा दे दिए, 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 इस तरह से जो मंडप बना, इस तरह से जो नहीं बन पाया, जिस तरह मंडप बना वो क्या कहलाया, मंडप। वहाँ लोग क्या करते थे, सभा के लिए लोग एकत्रित होते थे। इसका उदाहरण है जो नागर शैली के, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली का उदाहरण नहीं है, ऐसा भी प्रश्न रहता है। लिंगराज का मंदिर, कोणार्क का मंदिर, खजुराहो के मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, कोणार्क के सूर्य मंदिर। आपको ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ आप क्षेत्र देख लीजिए कि कोणार्क उड़ीसा में है और ये बिंद से ऊपर है, तो इसका शैली क्या हो गया, नागर शैली। यदि सूर्य मंदिर कह दे या दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान इस क्षेत्र में है क्या, हिमालय से विंध्य प्रदेश के बीच में है क्या, हिमालय से लेकर विंध्य के बीच में है, तो इसकी शैली क्या हो गई, नागर शैली। तो एकदम याद नहीं भी रख रहे हैं कि कौन कौन मंदिर नागर शैली का, कौन बेसर का, कौन सा द्रविड़ शैली का, तो बिल्कुल डोंट माइंड, आप इस क्षेत्र को याद रखिएगा। 3 क्षेत्र, एक हिमालय से विंध्य के बीच में नागर, विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के बीच में बेसर, और कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी के बीच में द्रविड़ शैली। विंध्य तथा कृष्णा नदी के बीच में बेसर शैली। इसमें बने मंदिर अर्धगोलाकार होता है, जिसमें देवल, गर्भगृह और जगमोहन यानी सभा मंडप, ये सेम चीज़ था। यानी जो बेसर शैली के हैं, यहाँ पर मंडप को कहा जाता था जगमोहन, और इसमें जो है ये अर्धगोलाकार होता था। ये एक तरह से गुंबद के आकार का अर्धगोलाकार, यानी कैसे कह सकते हैं आप कि जैसे ये गोल चीज़ है, आप देखे होंगे स्तूप देखे होंगे। अब स्तूप को आधा काट दीजिए तो क्या हो गया, आधा गोल हो गया। या दूसरे आधार पर आप देखिएगा इग्लू देखे होंगे, इग्लू में क्या है, आधा गोल है और सामने खड़ी है, तो इस तरह से उसका बना होता था। द्रविड़ शैली, यह शैली कृष्णा नदी तथा कुमारी अंतरिक्ष, यही कन्याकुमारी है, के बीच तमिलनाडु प्रदेश में विकसित हुई। इस शैली के मंदिरों का आधार आयताकार। अब देखें कि यहाँ के मंदिरों का आधार क्या था, चतुष्कोणीय था, और वहाँ क्या था, आयताकार। चतुष्कोणीय यानी वर्गाकार था, उसका बेस नीचे जमीन, और जो द्रविड़ शैली का है उसका आयताकार, लंबा यानी 2 भुजा आमने सामने जो आयत की तरह है आकार होता था। आयताकार यानी अष्टभुज, आयत के रूप में भी क्या, ये 8 भुजा के रूप में भी होता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जैसे भी बना के देख लीजिएगा, अष्टभुजा तथा शिखर पिरामिड के आकार का होता था। शिखर पिरामिड, जब शिखर जाता था तो उसका पिरामिड, एक बॉन्ड आपको दिखेगा क्या कि जैसे यहाँ एक फर्स्ट फ्लोर का छज्जी दिखा, यहाँ से पिरामिड इस तरह दूसरा हो गया, फिर यहाँ छज्जी दिखेगा, तो इस तरह पिरामिड के आकार का था। गर्भगृह के चारों ओर वर्गाकार छत से ढका हुआ बाड़ा होता था। बाड़ा यानी बाउंड्री वाल होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ये स्तूप में भी हम लोग देखे थे, स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ होता था, यानी मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, घूर्णन करने वाले रास्ते को कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। और उस प्रदक्षिणा पथ को क्या कहा जाता था कि वेदिका से घेर दिया जाता था, रेलिंग से घेर दिया जाता था। तो उसी तरह इन मंदिरों में भी प्रदक्षिणा पथ होता था। बाद में इन मंदिरों के साथ अनेक स्तंभ युक्त मंडप, गलियारे तथा विशाल गोपुरम जो प्रवेश द्वार आपको बताए जोड़ दिए गए। उदाहरण बृहदेश्वर का मंदिर, कैलाश मंदिर कांचीपुरम में, तिरुमलाई मंदिर, महाबलीपुरम का शोर मंदिर, ये सभी मंदिर क्या है, द्रविड़ शैली है। आपको वही ट्रिक्स अपनाना है कि यदि हिमालय और विंध्य क्षेत्र के बीच है तो वो हो गया आपका क्या कि नागर शैली, और दूसरा जो विंध्य और कृष्णा नदी के बीच है वो बेसर शैली, और कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच में है तो वो हो गया आपका द्रविड़ शैली। ये था राजपूत काल का संपूर्ण विश्लेषण, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के राजपूत वंशों का
एक ही वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पहला प्रश्न है, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिगुटीय संघर्ष, त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? देखिए ये कई बार प्रश्न पूछे हैं, 12 में पूछा है, 15 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है। तो यहाँ से ये प्रश्न बार बार रिपीट हो ही रहा है। किसी में त्रिपक्षीय संघर्ष लिख रहा है, किसी में त्रिगुटीय संघर्ष लिख रहा है, किसी में त्रिविभाजन संघर्ष लिख रहा था। वीडियो में भी हम आपको जोर देकर बोल भी रहे थे कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो जो उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, इसका स्पेशल डिस्क्रिप्शन लिंक आपको हम दे देंगे, आप देखिएगा राजपूत काल वाला वीडियो में, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, चोल, चालुक्य और पांड्य, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चालुक्य, राष्ट्रकूट, चालुक्य और पाल। तो इसमें 3 वंश थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इसी को उल्टा पुल्टा दे देगा, पहले पाल लिख देगा तो होगा। ये 3 राजाओं को याद रखिएगा, त्रिगुटीय संघर्ष में शामिल थे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोल, चेर और पांड्य के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था, वह है। मेरा दावा है कि जो वीडियो को देखे होंगे ना, पक्का आपके मुंह पर सिर्फ आंसर होगा, दूसरा कुछ भी आंसर नहीं होगा ऑप्शन। तो ये क्या कहलाता था? दक्षिणापथ, महामंडलेश्वर, राज राजदेव, मूवेंदार। नहीं, ये क्या हो गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 मूवेंदार। यानी 3 राजवंश जो चोल, चेर और पांड्य, इसको याद रखिएगा, इसको कहा जाता है मूवेंदार। अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंशों के द्वारा करवाया गया है? चोल वंश द्वारा, चंदेल वंश द्वारा, राजपूतों द्वारा, चालुक्यों द्वारा। थोड़ा आप अपने माइंड पर प्रेशर डालिए, जोर डालिए। यदि आप वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर पता होगा। चोल वंश द्वारा, चंदेल वंश द्वारा, राजपूत द्वारा, चालुक्यों द्वारा। ये किसने बनवाया था? चंदेल वंश के द्वारा बनवाया गया था कंदरिया महादेव का मंदिर। ये सीटेट 21-22 में पूछा गया। यही सब प्रश्न आपको कन्फ्यूजन करेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत जो है ना, लोगों को थोड़ा सा उटपटांग लगता है। उसका शब्द हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तो ये सब थोड़ा सा उटपटांग लगने के कारण यही सब प्रश्न आपसे मिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। कथन ए, मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाए थे। दूसरा है, मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। सही विकल्प का चयन करें। देखिए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मध्यकाल में शासक क्या करते थे? देवी देवताओं को अपनी भक्ति दर्शाने के लिए करते थे और अपने नाम को भी भगवान की तरह रख लेते थे। जैसे कि राज, जब मंदिर बनाए तो उस राज का मंदिर का नाम रख दिया राज राजेश्वर। नहीं, तो ये भक्ति दर्शाने के लिए भी था। सांस्कृतिक, संगीत, मल्ल युद्ध जैसे इन सभी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी था। तो ये कथन भी सही और ये कथन भी सही। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु अर्थात पुरुष सिंह यानी नरसिंह वाला देखे होंगे आप लोग रूप, पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? एलोरा, आपको बताए थे कि एलोरा जुड़ा हुआ है किससे? कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वीडियो में बताए हुए हैं। चालुक्य काल, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। क्या होगा आपका आंसर? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। यानी एलोरा की गुफा किससे संबंधित है? राष्ट्रकूटों से। अगला प्रश्न है, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल के बारे में है, चोल वाला तो बहुत डिटेल से बताए हैं। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। लोहा नहीं था, क्या था? कांसा था। चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाले ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। ग्रामीण बस्तियों का केंद्र नहीं बना था, जब बल्कि वो खुद शहर बन रहा था। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। जनसाधारण यानी आम जनता मंदिर नहीं दिए थे।
चोल मंदिर जब बनवाते थे तो जहाँ मंदिर बनता था वहाँ के लोग एकत्रित हो जाते थे, करता धरता हो, पूजा पुजारी हो, साफ सफाई करने वाला हो, तीर्थयात्री हो, या फिर कुछ सामान बेचने वाला, पूजन सामग्री बेचने वाला, ये लोग वहाँ धीरे धीरे बसते गए। बसते बसते क्या हो गया कि एक तरह से आर्थिक भी नहीं, इनकम भी होने लगा, दूसरे तरफ सामाजिक भी हो गया और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं है? देखिए शर्त कौन सी नहीं है, ये आपको हम वीडियो में बताए थे कि जो उत्तर मेरूर अभिलेख है चिंगलगुड जिला तमिलनाडु में, वहाँ से एक अभिलेख चोल काल का मिला है और सदस्य बनने के लिए कुछ नियम लिखा गया है। तो ये कुछ नियम है, तो कुछ नियमों में से कौन सा नियम नहीं है जो सभा का सदस्य नहीं बन सकता? इनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अपनी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जा सकता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होगा तभी सभा का सदस्य होगा, उनके पास अपना घर होना चाहिए, ये नियम था। अपने भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, ये भी होना चाहिए। इसकी आयु 25 से 70 वर्ष नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 35 से 70 वर्ष। इसकी आयु दिया हुआ उसमें 35 से 70 वर्ष, तो ये वाला नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मणिग्रामम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? देखिए ये सीटेट 2014 में पूछा गया, आपको बताए भी थे शुरू में कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इसी प्रश्न के आंसर के बाद जो है एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर हम कतई नहीं बताने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चोल शासन की प्रशासनिक इकाई नहीं, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, ये भी नहीं, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, ये भी नहीं। क्या था? ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ को कहा जाता था मणिग्रामम या नानदेशी। अब चलिए आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए कि चोल वंश में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? एकदम सीटेट का कसम है कि एकदम कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख। देखिए एक प्रश्न इसके पहले हम लोग देखे थे, सेम वही है। निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं? वह जिनके अपने घर थे वो तो बनेगा, ये बनेगा। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, हिसाब किताब नहीं देगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा, ये गलत। 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग ये सदस्य बन सकते थे। वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, ये तो होना ही था। तो यानी क्या है कि वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब दे दिया है वो बन सकता है, यहाँ दे दिया क्या? नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। देखिए हम आपको बताए थे कि यही जो राष्ट्रकूट वंश थे, दंती दुर्ग, वो किसी के सामंत थे, चालुक्यों के सामंत थे, वो स्वतंत्र हो गए, वो क्षत्रिय ना थे, लेकिन हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने के बाद जन्मजात क्षत्रिय हो जाते थे, तो इसको कहा जाता था इसीलिए। तो हिरण्यगर्भ, जब राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, क्षेत्र को जीतने के आधार पर नहीं था, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, ये चीज़ के लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया जाता था। हिरण का शिकार करने से नहीं, पुत्र के जन्म के लिए भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता है। हम पहले भी बोले थे कि इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, तो इसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजिएगा। नहीं भेज, यदि याद नहीं आ रहा है तो इधर उधर ढूंढिए, यदि फिर भी याद नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, उस वीडियो को देखिए, पूरा चोल काल एकदम माइंड वॉश हो जाएगा आपका। सीटेट में प्रश्न ही गलती नहीं होगा, तो थोड़ा सा सीरियस होकर देख लिया कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 9वीं शताब्दी की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? सजावटी द्वार, रंगशाला वहाँ होता था जहाँ मंच जिसको कहते हैं नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, यज्ञ वेदी यानी जहाँ पवित्र ग्रंथों मंत्रों का उच्चारण करने का जगह जो होता था वो कहलाता था यज्ञ वेदी। हवन कुंड तो जानते ही हैं, जहाँ वर्ग पिरामिड आकार का कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित करके आहुति दी जाती है। और हवन कुंड एक और काम में किया जाता है, 7 फेरे लिए के जाने के कारण भी। तो इसमें कहा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी की मंदिरों की स्थापत्य कला का हिस्सा नहीं था? तो क्या था? सजावटी द्वार नहीं था, बाकी 3 चीज़ वहाँ पर
जो 9वीं शताब्दी में मंदिर बनाए जाते थे वो चीज़ होता था। यहाँ पर जो सजावटी द्वार नहीं, प्रवेश द्वार होता था जिसको कहा जाता था गोपुरम। तो ये था आज का महत्वपूर्ण, जो राजपूत वंश विशेष करके चोल हो गया, पहलव हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, उससे संबंधित सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं उसका वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखते देखते यहाँ पहुँचने पर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्या जाता है आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।